अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। आज आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप तमाम बच्चे अपने पास बुक रखें। बुक के सामने मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। पेज नंबर है 37। बुक का आपका जो पेज नंबर है वो है 37। तो प्रॉब्लम आपके सामने दिया हुआ है फाइनल अकाउंट का। इसमें हम लोगों को जो तैयार करना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तमाम बच्चे बेहतर तरीके से जानते हैं और समझ चुके हैं। मैं ये बेहतर समझता हूँ। तो अजीज तलबा व तालिबात, हम प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमें प्रॉब्लम को रीड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये मालूम पड़े कौन कौन से अकाउंट्स पूछे गए हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स पूछी गई है और ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई इंटरनल एडजस्टमेंट दी है, ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, ताकि हमारे प्रॉब्लम के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम को रीड किया करते थे लेक्चर के अंदर, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं प्रॉब्लम रीड नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप बच्चे पहले प्रॉब्लम रीड करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे कंप्लीट कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे किया गया है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रॉब्लम स्टार्ट होगा हमारा एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ₹30,000। बुक मेरे सामने है, आप भी अपने सामने बुक रखें ताकि आपको प्रॉब्लम आसानी से समझ में आए। मैंने पहले ही कहा कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में एक बात का ख्याल रखें कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन का या किसी भी एडजस्टमेंट का या किसी भी प्रॉब्लम का आपको मैनी मतलब आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ₹30,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया है। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लें। और ट्रायल बैलेंस के जो बच जाएगा अकाउंट्स एडजस्टमेंट के अलावा, उन तमाम ट्रायल बैलेंस के अकाउंट को वो उसका सिर्फ एक एडजस्टमेंट रहेगा, सिंगल एंट्री रहेगी या सिंगल इफेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। ये एक कॉमन एडजस्टमेंट है, मैंने आपको पहले बताया, ये हर प्रॉब्लम में आपको मिलेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। तो कुछ लाइन छोड़कर हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, वैल्यू दी हुई कितनी 30,000। ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड स्टॉक 30,000। ये आपकी एक एडजस्टमेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपको पता है कि हमारा देना बाकी होता है। आउटस्टैंडिंग हमारा देना बाकी होता है। तो हमारे कुछ अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं जो हमारा देना बाकी है। तो पहला दिया है सैलरी का ₹1200 देना बाकी है और कमीशन का ₹400 देना बाकी है। तो जब देना बाकी है तो हमारा खर्चा बढ़ता है, बराबर। तो जो देना बाकी है उतने से हमारे जो खर्च रहेगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पहले ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। सैलरीज कितना दिया हुआ है, ₹6,000। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर, मैं ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल की जगह छोड़ रहा हूं और यहां पर एक लाइन छोड़कर लिखता हूं टू सैलरीज। अब एडजस्टमेंट है तो इसको कहां लिखना है, इंटरनल कॉलम में, ₹6,000। अब ऐड, इसी में ऐड कर देना है, ऐड आउटस्टैंडिंग। इस साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना है, ₹1,200। तो जब ₹1,200 आप ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7,200। ये एक इफेक्ट हुआ। अब दूसरा इफेक्ट हमारा आउटस्टैंडिंग है, हमारा देना बाकी है। तो जब देना बाकी है तो हमारी क्या बनती है, लायबिलिटी बन जाती है। क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां दिखेगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कुछ लाइन छोड़ के लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना दिया है,
जितने से वैल्यू बढ़ेगी उतना ही वैल्यू यहाँ पर आएगी, बराबर। यहाँ पर आएगा 1200। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसमें एक आउटस्टैंडिंग और बाकी है। कौन सा बाकी है? कमीशन। तो उसी के नीचे कमीशन क्या आ जाएगा? कमीशन भी जो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पहले ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं कमीशन कितना दिया हुआ है, 2400। कितना दिया है? 2400। तो टू कमीशन 2400 एंड आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? 400 रुपया, ठीक है। प्लस कर लेते हैं इसको भी, कितना हो जाएगा? 2800। ये एक इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट सेम, लायबिलिटी है हमारी। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना जाएगा? 400 रुपया। जितने से वैल्यू बढ़ेगी वही वैल्यू हमारी लायबिलिटी में आएगी, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। 10% से हमें फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, मतलब उसकी वैल्यू को कम करना है। फर्नीचर हमारी असेट है, तो फर्नीचर की वैल्यू देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में कितनी है। फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 20,000। इसी के नीचे लिखते हैं फर्नीचर 20,000 लेस 10% डेप्रिसिएशन। 10% कितना होगा? 2,000। तो 2,000 से वैल्यू कम हो रही है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 18,000 रुपया। ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, हमारा खर्च है, क्योंकि हमारी अपनी असेट की वैल्यू कम हो रही है। जब हमारी वैल्यू कम हो रही है तो हमारा नुकसान है, तो नुकसान कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। वैल्यू रहेगी 2,000। जितने से वैल्यू कम ज्यादा होगी वही वैल्यू हमारी आएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट ₹1200। बैड डेट क्या होता है? जिनसे हमें लेना होता है वो पैसा हमें नहीं मिलता, वो मार्केट में डूब जाता है, बराबर। दैट इज कॉल्ड बैड डेट। तो बैड डेट किस पर होता है? डेटर्स पर होता है। कि डेटर्स जो मार्केट में होते हैं हमें उनसे पैसा लेना होता है, क्योंकि हमने उससे माल फरोख्त किया होता है। तो जिससे माल फरोख्त करते हैं उनसे पैसा लेना होता है, उनको डेटर कहा जाता है। और उसी डेटर में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारा पैसा देने से इनकार कर देते हैं या पैसा किसी वजह से नहीं मिल पाता। दैट इज कॉल्ड बैड डेट। तो इसमें क्या किया? फर्दर कि भाई मजीद जो है और बैड डेट ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पुराना बैड डेट हमारे पास पहले से मौजूद है, तो जो मौजूद है वो कहाँ मिलेगा? वो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में पुराना जो दिया हुआ है वो 500 दिया है, तो बैड डेट हमारा नुकसान है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू बैड डेट्स 500 रुपया इनर कॉलम में लिखेंगे अभी, बराबर। अब इसमें ऐड फर्दर बैड डेट, उसको ऐड न्यू बैड डेट करते हैं। ऐड न्यू बैड डेट कितना कह रहा है? 1200 रुपया कह रहा है। तो 1200 रुपया और ऐड कर लेते हैं, प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? 1700 रुपया। क्लियर? ये हमारा हो गया 1700। लेकिन अब डेटर में से लेस भी करना है, तो डेटर हमारे कितने हैं? डेटर्स कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स है 25,000 लेस न्यू बैड डेट्स
कितना दिया है 1200 रुपया, इसको लेस कर दिया तो टोटल, इसको हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे, डेटर पर मजीद एडजस्टमेंट आती है अक्सर, लेकिन हमें याद रखना है कि कौन सा अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं या हमारे पास इनर कॉलम में जो अमाउंट है। 10 में से 2 गया 8, हासिल आया 1, 5 में से 2 गया 3, तो ये 23,800। तो पहला इफेक्ट हमारा यहाँ पर ऐड हुआ और दूसरा इफेक्ट जो है डेटर में से लेस हुआ। कोई भी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आप ध्यान रखें कि कौन सी चीज ऐड हो रही है और लेस हो रही है, और उसका पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपके वीडियोस में आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5वां, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 5,000 की अशिया आग लगने की वजह से खराब हो गई है या खत्म हो गई है या जाय हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ ₹2,000 ओनली। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एडमिट किया है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है कि भाई 5,000 की आपकी अशिया जली है, ठीक है, लेकिन हम आपको, ये कंपनी कह रही है, बिजनेस कह रही है कि हमारी अशिया जो जली है वो 5,000 की है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम देने के लिए कह रही है कि भाई हम सिर्फ 2,000 रुपया देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर 3 इफेक्ट हमारे सामने रहेंगे इस एडजस्टमेंट के, आप ये भी याद रखें। पहला इफेक्ट जो रहेगा कि हमारा नुकसान कितने का हुआ, वो तो सामने है कि भाई 5,000 का नुकसान हुआ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, कितना दिया, 2,000 रुपया देने के लिए कहा है, लेकिन हमारा अभी भी 5,000 में से 2,000 माइनस कर ले तो 3,000 का नुकसान हमें और सामने दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा जो एक्चुअल लॉस दिखाई दे रहा है वो कितने का है, 3,000 का। ठीक है, क्योंकि 5,000 रुपया गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर पहला अमाउंट, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है वो सिर्फ 2,000 रुपया, लेकिन 3,000 रुपये का जो हमारा लॉस बाय फायर हुआ है उसे भी हमें दिखाना पड़ेगा अकाउंट राइटिंग के अंदर। तो अकाउंट राइटिंग आपको सीखना भी है कि हमारा नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये हमारे सामने रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला इफेक्ट पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप 2 लाइन छोड़ दें, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है। पहला इफेक्ट, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, 5,000 का, ये पहला। दूसरा इफेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा देने के लिए कहा है, कितना देने के लिए कहा है, सिर्फ 2,000 रुपया। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना है, तो जब लेना होता है तो क्या होती है, हमारी अपनी असेट होती है, तो इंश्योरेंस क्लेम जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो 1-2 लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपया, लेकिन 5,000 में से 2,000 माइनस कर ले तो हमारा एक्चुअल लॉस दिखाई दे रहा है, लॉस बाय फायर जो दिखाई दे रहा है वो कितना अमाउंट है, 3,000 का। तो जो तीसरा इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पर लिखना है आपको टू लॉस बाय फायर, अमाउंट रहेगा इसका 3,000। क्लियर? इसका मैंने 3 इफेक्ट बताया है, आप इसे चाहे तो रिपीट करके आप अपने तौर से देख सकते हैं कि पहला इफेक्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दूसरा इफेक्ट इंश्योरेंस क्लेम, और तीसरा लॉस बाय फायर एक्चुअल अमाउंट 3,000। ठीक है, नेक्स्ट ये एडजस्टमेंट, शियाज एंड मुरुनल, ये हमारे पार्टनर्स हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है, एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। मतलब एक इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर, इनका जो रेशियो है 2:1 है, मतलब जो भी लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा इस रेशियो में इनको तकसीम किया जाएगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर? तो एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हुई। ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं। अब हमारा जो ट्रायल बैलेंस में बच गया है उसको सिर्फ लिखना है, बस सिर्फ पुटअप करना है। अब कहाँ पुटअप करना है, आप इस पर ध्यान दें कि कहाँ लिखा जा रहा है, किस जगह लिखा जा रहा है, इस पर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है ताकि आपके प्रॉब्लम रॉन्ग ना हो। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं ये आपको समझना है, और उसके बाद असेट्स कौन सी हैं और लायबिलिटी कौन सी है ये आपको समझना है कि असेट में क्या जाएगा और लायबिलिटी। और ये सारी बातें आपको पीछे जो लेक्चर्स हमारे जो
सारी बातें बताई गई हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप मीनिंग के अंदर, और जहां पर हमारे फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, वो सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। आप उसको रिपीट करके एक बार देख सकते हैं तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आएगा। हमने फॉर्मेट भी बनाया है एक एक चीज का, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो इस फॉर्मेट से भी हम लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कौन सी लायबिलिटी है और कौन सी असेट्स है। ये आप ध्यान में रखें। तो इसमें ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर रहा हूं। तो ट्रायल बैलेंस पहला दिया कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है शियाज का और मुरनल्स का, एक 35,000 और 20,000। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय ओपनिंग बैलेंस, इनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, शियाज का 35,000 और मुरनल का 20,000, एक 35,000 और एक 20,000। उसके बाद परचेसेस दिया हुआ है, कुछ अकाउंट्स आपको पता है फिक्स हैं तो हम फिक्स जगह पर ही लिखेंगे, उसको कोई चेंज हम नहीं लाएंगे। यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर होता है टू ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद ही होता है टू परचेसेस। तो परचेसेस अभी कितना दिया हुआ है 37,800 बराबर 37,800। उसको मैं अभी इधर कॉलम में लिखता हूं ताकि अगर कोई रिटर्न रहा, अगर कोई रिटर्न रहा, परचेस रिटर्न रहा, तो हम क्या करेंगे उसको लेस कर लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स भी कहां जाएगा, ये भी फिक्स है, यहां पर बाय सेल्स। तो सेल्स का अमाउंट जो दिया हुआ है 66,700 बराबर। आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारा लेना होता है, बिल का पैसा, जो बिल हमारे पास आके रखी हुई है, जो डेटर्स के जरिए एक्सेप्ट की हुई है, वो बिल रिसीवेबल कहलाती है। तो बिल रिसीवेबल कितना लेना बाकी है हमारा 8,000। तो ये हमारी अपनी असेट है, इंश्योरेंस के लिए नीचे लिख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल 8,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल पेएबल, जहां बिल रिसीवेबल होता है वही बिल पेएबल भी होता है, जहां हमारा लेना होता है वही देना भी होता है, बिजनेस है। तो बिल पेएबल हमारी लायबिलिटी है, कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा, इसी के नीचे लिख लेते हैं बिल पेएबल। बिल्स पेएबल कितने का बिल पेएबल 6,500। आगे बढ़ते हैं। कमीशन हमारा हो चुका है, सैलरीज हमारा हो चुका है, इंश्योरेंस इनटू ब्रैकेट दिया हुआ है 9 मंथ, इंश्योरेंस इनटू ब्रैकेट दिया हुआ है 9 मंथ। ये इंटरनल एडजस्टमेंट है कि हमने 9 महीने का 9,000 रुपया दिया, मतलब एक महीने का 1,000 रुपया। तो एक्चुअल देखा जाए तो हम पूरे साल का अकाउंट लिखते हैं, तो हमारा अभी 3 महीने का इंश्योरेंस का पैसा देना बाकी है, 3 महीने का इंश्योरेंस का पैसा देना बाकी है। तो क्या होगा, ये हमारा अपना आउटस्टैंडिंग आ गया, ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग हमारा देना होता है, तो पहला इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो कर लेते हैं सेम, यहां पर लिखना है टू इंश्योरेंस, इधर कॉलम में लिखेंगे 9,000। फिर उसके बाद ऐड कर लेना है, ऐड आउटस्टैंडिंग for 3 months, outstanding for 3 months, क्योंकि ब्रैकेट में बोला है क्लियर कि भाई इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ 9 महीने का दिया है, तो 9 महीने का जो दिया वो 9,000 रुपया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महीने का 1,000 रुपया, मंथली हमने कितना दिया है, सिर्फ 1,000 रुपया दिया है। तो इससे एक बात जाहिर हो गई कि हमें 3 महीने का पैसा और देना बाकी है, तो वो 3 महीने का जो पैसा आएगा वो कितना आएगा 3,000 रुपया। ऐड कर लेते हैं 3,000 रुपया प्लस टोटल हो जाएगा 12,000 रुपया। क्लियर? तो ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पैसा देना बाकी है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना बाकी है। तो ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो खर्च होता है, तो खर्च इसीलिए गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, उसमें ऐड हुआ और हमारा आउटस्टैंडिंग
3000 रुपया। आउटस्टैंडिंग कितना है? 3000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड रेंट, जहां हमारा देना होता है वहां कभी कभी ऐसा होता है लेना भी होता है। आउटस्टैंडिंग तो हमारा लेना है बराबर, लेकिन कुछ इखराजात ऐसे भी होते हैं जिसका पैसा हम एडवांस भी दे देते हैं, जायद भी दे देते हैं। तो जब आप एडवांस दे देते हैं तो उल्टा आपका क्या हो जाता है? लेना हो जाता है। तो जो एडवांस होता है उसी को कहा जाता है प्रीपेड, कि भाई हमने जायद दे कर रखा, प्रीपेड करके रखा, पहले से अदा कर दिया। जब पहले से अदा कर दिया तो जाहिर सी बात है हमारा लेना होगा, तो प्रीपेड रेंट जो कहा जाएगा? असेट में जाएगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना वैल्यू दी हुई है प्रीपेड रेंट की? 3000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। सनरी क्रेडिटर्स, सनरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे हम माल उधार खरीदते हैं और हमें पैसा उनको देना होता है, ये क्रेडिटर्स होते हैं बराबर। तो हमने उधार माल लिया है और उनका पैसा देना बाकी है, वो हमारे सनरी क्रेडिटर्स हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? हमारे देना जो है वो लायबिलिटी में जाएगा। इसी के नीचे लिखना है सनरी क्रेडिटर्स। सनरी क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू दी है? 48,900। 48,900। नेक्स्ट सनरी डेटर्स, हमने यहाँ लिख के रखा है, क्लियर। इस पर एक एडजस्टमेंट थी, हमने एडजस्टमेंट की है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये हमारा खर्च है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू पोस्टेज। पोस्टेज का जो खर्च है वो कितना दिया हुआ है? 1700, 1700 रुपया। आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस जगह को कहते हैं कि भाई हमारे पास जगह है, कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो कहां जाएगा? असेट में जाएगा। हमारी अपनी असेट है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस वैल्यू दी है 17,300। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर हो चुका है, हमने डेप्रिसिएशन उसको निकाला है। बैड डेट ये भी हो चुका है, हमने उसमें न्यू बैड डेट को ऐड किया है। फिर कैश इन हैंड, असेट है हमारी, कैश इन हैंड, उसकी वैल्यू जो दी है 4,500। उसके बाद दिया हुआ है कैश एट बैंक 16,000, ये भी हमारी अपनी असेट है। उसके बाद कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड जो रॉ मटेरियल हम मंगाते हैं या माल हमारी अपनी दुकान में मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियज इनवर्ड। तो ये कैरियज इनवर्ड है, ये माल के ऊपर खर्च होता है, अशिया के ऊपर खर्च होता है, तो इसको शुमार डायरेक्ट एक्सपेंस में होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टू कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड की जो वैल्यू दी हुई है 800 रुपया। कैरियज इनवर्ड से आमतौर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाती है, इसीलिए उसका शुमार जो है डायरेक्ट एक्सपेंस में होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है जो अशिया की लागत पर या अशिया मंगवाने पर जो खर्च आता है, इसकी वजह से हमारी लागत बढ़ जाती है अशिया की, उसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड, ये जो है माल भेजने का खर्च है, इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में शुमार नहीं करते, इसे हम कहां शुमार करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो पोस्टेज के नीचे लिखते हैं टू कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड की वैल्यू जो दी है वो दी है 1,700 रुपया, 1700। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टॉक 1/4/2018, मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, जगह खाली है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड एकदम फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 22,500, 22,500। उसके बाद रिटर्न्स दिया हुआ है, देखो सिर्फ यहाँ उसने लिख दिया है रिटर्न्स, एक डेबिट में एक क्रेडिट में बराबर। जब आप माल बेचते हैं, जब आप माल बेचते हैं और अगर आपका कोई डेटर आपको माल या अशिया रिटर्न करता है किसी भी वजह से, तो गुड्स आपका डेबिट होता है।
मतलब एक चीज ये सामने आ गई तो कि जो डेबिट साइड की जो वैल्यू है वो हमारी कौन सी है, सेल्स रिटर्न की, बराबर। अब जब आप माल परचेज करते हैं और माल परचेज करने के बाद आप भी कभी कोई अशिया वापस करते हैं तो जो वापस होगी तो गुड्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और पार्टी डेबिट हो जाएगी। तो हमें गुड्स के ऊपर नजर रखना है। तो जो क्रेडिट साइड दिख रहा है गुड्स वो परचेज रिटर्न है और जो डेबिट साइड दिख रहा है वो है सेल्स रिटर्न। लिख लेते हैं। तो पहले डेबिट साइड क्या है, 1200 रुपया, ये हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न है। डेबिट साइड जो है वो सेल्स रिटर्न, यहां पर लेस रिटर्न। कितनी वैल्यू दी है डेबिट साइड में, 1200 रुपया। ये हो गई लेस, बराबर। यहां पर 0 0 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5 और ये हमारी बचती है 65,500, 65,500। जो डेबिट साइड की वैल्यू है वो सेल्स रिटर्न की है और क्रेडिट साइड की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, परचेज रिटर्न की वैल्यू है। तो यहां से भी लेस कर लेते हैं, लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स जो होते हैं उसको लेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है ये हमारा एक्चुअल परचेज या एक्चुअल सेल होता है। तो ये 1800 रुपये लेस करना है इसमें से 0 0 0 7 में से 1 गया 6, ये आ गया 36,000। क्लियर। अभी मैंने दोनों को इनर में ही लिखा है। अभी जब जैसे पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी पहली नजर ये रहेगी कि कौन सा अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है उसे आउटर में करना रहेगा। उसके बाद हम टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करेंगे। आगे देखते हैं, वेजेस दिया हुआ है। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 3100, कैरियर इनवर्ड के नीचे टू वेजेस 3100। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखो ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में दिया है, सिर्फ इसका एक इफेक्ट रहेगा, कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे, उसका एक इफेक्ट 1600 रुपया। तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट हुआ। जब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने आपसे कहा कि पहले आपको एक नजर देखना है कि कौन सा अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है, हमें उसे आउटर कॉलम में करना है, वरना टोटल में मिस्टेक हो सकती है। अब ये पहला दिया हुआ 36,000, मैं इसे आउटर में कर देता हूं, यहाँ पर 65,500, ये भी आउटर कॉलम में। उसके बाद 23,800 रुपया, ये भी आउटर कॉलम में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा अमाउंट जो हमारा इनर कॉलम में दिख रहा है, मैं समझता हूं अब कोई भी नहीं है, तो हम एक चीज की कोशिश करेंगे कि जो भी अब टोटल आएगी उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू हमारी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बचेगी वो जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्लियर। तो पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करूंगा, उसके बाद नीचे जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो टोटल देख लेते हैं, इस साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है 500, उसके बाद 5 5 10 ये 0 हासिल आया 1 6 और 3 9 और 1 10, 1,05,000। इधर वही वैल्यू सेम लिख लेना है 1,05,000। क्लियर। अब यहां पर इसकी टोटल करने के बाद इसमें से इस अमाउंट को लेस करना है। जब आप लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको मैं वर्किंग नोट पे ले लेता हूं 22,500, उसके बाद 36,000, उसके बाद 800, 3,100, ये हमारा हो गया। इसमें टोटल कर लेते हैं 0 0 8 5 13 और 1 14, हासिल आया 1 6 और 2 8 8 और 3 11 और 1 12, हासिल आया 1 2 और 3 5 और ये 62,400। तो ये टोटल हुई। अब ये माइनस हो जाएगा 1,05,000 में से 62,400 माइनस हो
ये हमारा 38,100 रुपया क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। 38,100 हमारा जो रहेगा वो है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जब आएगा तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये आएगा इस तरफ 38,100। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 38,100। अब इसमें से इसको लेस करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। लेकिन पहले देख लेते हैं वैल्यू किसकी ज्यादा है, वैल्यू इसकी ज्यादा दिख रही है हमको 38,100, तो इसकी भी टोटल कर लेते हैं। पहले इसकी टोटल कितनी आ रही है, वर्किंग नोट पे करते हैं। हमारे जो वर्किंग नोट है 7,200, 2,800, 2,000, 1,700, 3,000, 12,000, 1,700, फिर 1,700। टोटल कर लेते हैं कितनी आती है, 0 0 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 7 25, 25 और 7 32 के 2 हासिल आया 3, 7 और 2 9 और 2 11 12, 12 और 3 15, 16 17 18 19, 19 और 3 22 के 2 और ये आ गया 32,200 हमारी टोटल आ रही है। तो ये लेस हो जाएगी किसमें से, 38,100 में से 32,200 निकाल देंगे। 32,200 आप निकाल देंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा। तो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। एक बार और टोटल चेक कर लेते हैं, टोटल के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 7 24 होता है, 17 और 7 24, 24 और 7 31। अब बराबर हुई टोटल। देखो मिस्टेक होती है इसलिए हमें टोटल कर लेना चाहिए, टोटल करने के बाद ही हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट मालूम होता है। तो जो वैल्यू हमारी थी वो कितनी रहेगी, 32,100। तो यहाँ पर 0 0 1 में से 1 गया, 0 8 में से 2 गया तो 6 बचता है। हमारी जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6,000। तो टोटल लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारी है 38,100। इधर भी वैल्यू जो आएगी वो रहेगी 38,100 और हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है 6,000। तो ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया, 6,000। अब प्रॉफिट आया है, पार्टनर को उसको उनके रेशियो के मुताबिक हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देते हैं। प्रॉफिट रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, उनका कैपिटल क्या होगा, प्रॉफिट से बढ़ जाएगा। तो 6,000 है तो 6,000 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 और 1 3 से, 3 दूनी 6, 2,000 रुपया एक हिस्सा आ रहा है तो शियास को जाएगा 2,000 रुपया बराबर, सॉरी 4,000 रुपया शियास को जाएगा। शियास का 2 ज़र 2,000 तो इज इक्वल टू जो आएगा 4,000 रुपया। और मुरनल का एक हिस्सा है 2,000 के हिसाब से उसके पास कितना जाएगा, 2,000 रुपया। ये डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड या बाय नेट प्रॉफिट। आप करें बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। तो इसको जाएगा 4,000, इसको जाएगा 2,000। इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं, क्लियर। तो इसका जो बैलेंस रहेगा ये 22,000, इसकी जो टोटल आएगी वो रहेगी 40,000। तो यहाँ पर 22,000 वापस लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 39,000 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी हमें निकालना है कि टू क्लोजिंग कैपिटल लिखना है या क्लोजिंग बैलेंस
बैलेंस भी आप लिख सकते हैं। मैं क्लोजिंग कैपिटल लिख देता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं। जो क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, अब यहाँ कोई ड्राइविंग्स नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ लेस भी नहीं होगा, तो जो अमाउंट है वही हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पहला शियास का और दूसरा मूर्नल। तो शियास की वैल्यू कितनी दी हुई है, 39,000, डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख देते हैं। और उसके बाद मूर्नल की जो वैल्यू है वो है 22,000। यहां तक मैं समझता हूं आपको क्लियर समझ गया। अब उसके बाद सिर्फ आपको बैलेंस शीट की टोटल करना बाकी है। बैलेंस शीट की टोटल भी हमारी बराबर आनी चाहिए, हमारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। तो वर्किंग नोट पर इसे भी हम टैली करने की कोशिश करेंगे। पहले अमाउंट लिख लेते हैं, लायबिलिटी साइड का लिख लेते हैं 39,000, उसके बाद 22,000, 1200, 400, 6,500, 3,000, 48,900 और 1,600। इस साइड की भी वैल्यू लिख लेते हैं, 30,000, 30,000, 18,000, 23,800, 2,000, 8,000, 3,000, उसके बाद 17,300, 4,500 और 16,000। टोटल करने के बाद हमारी जो है दोनों की वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए, तो बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, 0 0, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 के 6 80 लाए 2, 9 और 2 11, 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29, 30 और 2 32 के 2 हासिल आएगा 3, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 1,22,000 हमारी एक साइड की टोटल जो आई है वो 1,22,600। दूसरी टोटल हम कर रहे हैं 0 0, 8 और 3 11, 11 और 5, 11 और 5 कितना होता है 16, हासिल आया 1, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 7 31, 31 और 4 35, 35 और 6 41 और 1 42, फिर 2 हासिल आया 4, 3 और 1 4, 6 7 8 8 4 12, तो 1,22,600 हमारी टोटल आ रही है। क्लियर? तो ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। तो आप बच्चे इस प्रॉब्लम को राइटिंग में लाएं, अपने सामने बुक रखें, आपके सामने वीडियो है, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और आप अपनी अकाउंट की बराबर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं और आपके सामने वीडियो है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके सामने कि आप कोई भी चीज़ को रिपीट करके बराबर से देख सकते हैं। आप वीडियो को डाउनलोड करके रखिए अपने पास, तो आप जब चाहें इसको देख सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम समझ में आए। अब हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो नया चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं न्यू टॉपिक, नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ शुरू करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर मैं आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को हमारा चैप्टर यहाँ क्लोज कर रहे हैं ताकि हमारा अपना सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।